प्यारे बच्चों, आप सभी का टीके जैक बोर्ड में बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, कुछ मैं बताना चाहता हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिए बिना टाइम लॉस किए हुए। ठीक है, और समय भी ज़्यादा नहीं लूँगा क्योंकि हमारे पास समय बिल्कुल कम है। बच्चे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। MCQ 30 नंबर वाला तो पहले क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। 2 मार्क्स वाले थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन आपको सिर्फ 6 का आंसर देना है। 8 क्वेश्चन रहेगा, याद रखिएगा। 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन को भी आपको 6 का आंसर देना है, वो भी 8 क्वेश्चन रहेगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन 6 दिया रहेगा, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ 4 क्वेश्चन को सॉल्व करना है बेटा। ठीक है, जो आपको अच्छा लगे वो सॉल्व करेंगे। और सबसे बड़ी बात बच्चे, आपको किसी प्रकार को कोई क्वेश्चन को रट्टा नहीं मारना है। आपके पास बिल्कुल समय नहीं है। अभी आपके पास सही उपाय है कि सारे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन आपके मॉडल पेपर्स में हैं, जो भी आप गेस्ट पेपर को जो है देख रहे हैं, वो सारे क्वेश्चन को बढ़िया से आप लोग पहले पढ़ लीजिए और उसका मतलब समझ लीजिए। और कल एग्जामिनेशन हॉल में जाइएगा तो अपने दिमाग से, अपने शब्दों से आंसर देना है। ठीक है, रट्टा नहीं मारना बेटा। थोड़ा बहुत भी आप उसके बारे में जान लेंगे तो एग्जामिनेशन में आप खुद ब खुद आपका हाथ चलने लगेगा। बशर्ते ये है कि आप उसके बारे में नॉलेज हासिल कर लीजिए, उसके बारे में आप जानकारी हासिल कर लीजिएगा तो। ठीक है बेटा, चलो हम लोग आज का लेसन शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, उदरवाद का अर्थ क्या है। बेटा आंसर बहुत गौर से सुनिएगा, रट्टा नहीं मारना है। उदरवाद क्या है बच्चा? एक जो है लातिन भाषा का एक शब्द है। ठीक है, ओके, जिसका मतलब होता है आज़ाद। इसलिए इस प्रकार जो है इसका मतलब ये होगा, इसका अर्थ ये होगा कि व्यक्तियों के लिए आज़ादी, मतलब लिबर वर्ड का मतलब हो रहा है, उदारवाद का मतलब हो रहा है आज़ाद। ठीक है, इसलिए इसका मतलब ये होगा कि हर एक व्यक्ति के लिए क्या आज़ादी होगा। कानून के सामने, समक्ष मतलब सामने, कानून के सामने सबकी बराबरी। ठीक है, और निरंकुश शासन, निरंकुश शासन मतलब वो होता है वैसा गवर्नमेंट, वैसा शासन जिसपे किसी प्रकार का कंट्रोल ना हो, जो जनता पे जो है मनमानी करता है। ठीक है, मतलब वो जनता के अनुसार नहीं होता है। ठीक है, वैसा सरकार, मतलब बहुत ही खराब सरकार, निरंकुश सरकार, जिसपे किसी प्रकार अंकुश ना हो, कंट्रोल ना हो। ठीक है, और पादरी वर्ग, पादरी वर्ग का विशेष अधिकार, पादरी वर्ग मतलब समझते हैं आप सर। ठीक है, उनका जो एक्स्ट्रा जो विशेष अधिकार, जो समाज में ज़्यादा वैल्यू उसको दिया जाता है, ठीक है, उसको क्या करना है, समाप्त करना। इसका मतलब उदारवाद होता है। साथ में उदारवाद ये चाहता है कि एक ऐसा संविधान बने, जैसे हमारे देश में संविधान है, संविधान बने और सांसदीय प्रतिनिधि का सरकार का स्थापना हो, यानी कि क्या हो, संसद हो और उसके बीच में जो है कि लोग निकल के जो है उसका प्रतिनिधित्व करे, लीडिंग करे और वैसा सरकार बनाए। उसका मतलब होता है उदारवाद। ठीक है बच्चे, इंग्लिश में देख लीजिएगा आप लोग। इंग्लिश का में ये बोल रहा है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिबरलिज्म। ठीक है बच्चे, इसका आंसर भी सेम है। ये वर्ड जो है लिबरलिज्म, ये जो है लैटिन वर्ड से निकला हुआ है। कौन सा वर्ड से? लिबर वर्ड से। ठीक है, इसका मतलब होता है फ्री। ओके, ये लाइन समझ में आ गया। और ये साथ है, स्टैंड मतलब खड़ा भी होता है, साथ होता है। इस मतलब ये चाहता ये है कि एंड ऑफ ऑटोक्रेसी। ठीक है, इसमें क्या हो कि राजा का सरकार जो है वो खत्म हो जाए। ठीक है, यानी वहाँ पे एक गवर्नमेंट आए जो उन लोग मतलब कि जिस तरह प्रधानमंत्री हमारा है वैसे गवर्नमेंट है, राजा नहीं रहे। ठीक है, और वो चाहता है कि यहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूशन बने, और वो चाहते हैं कि ऐसा गवर्नमेंट बने, पार्लियामेंट बने, और उनके बीच से निकल के लोग क्या करें, वहाँ का उसका प्रतिनिधि, उसका लीडिंग करें। ठीक है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन चाहते हैं और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट चाहते हैं थ्रू पार्लियामेंट, सांसद के द्वारा। ठीक है, जो हमारे पास, हमारे सांसद भवन हमारे पास है। ओके बच्चे, ये वर्ड भी समझ में आ गया। आप इसको बढ़िया से आप इसको समझ लीजिए और रट्टा बिल्कुल नहीं मारना है। कुछ कुछ वर्ड को जो है आप थोड़ा सा ध्यान ले लीजिएगा। वो सारे वर्ड को आप जो है देख कर जो है आप थोड़ा सा उसको 2 बार 4 बार 5 बार आपको रिविज़न कर लीजिए, और जो भाषा से आप समझे हैं उसी भाषा में जाके एग्जाम में आप लिख दीजिएगा। बच्चों थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम से के बच्चे को पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, जो हिंदी वाले हैं, जब मैं इंग्लिश को पढ़ाऊँ तो वो अपने वीडियो को पार कर सकते हैं, और जब मैं हिंदी वाले को पढ़ाऊँ तो इंग्लिश वाले पार कर सकते हैं। और अगर दोनों वीडियो देख लेते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। हिंदी से भी समझ लेंगे, इंग्लिश से भी समझ लेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको जो बेहतर लगे, एग्जाम का वक्त हमारा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो इसलिए आपको जो जो बेहतर लगेगा आप लोग वो कीजिएगा।
प्यारे बच्चे थोड़ा देखो, हम लोग यहाँ पे हम लोग के पास नया क्वेश्चन है, गिरमिटिया मजदूर कौन थे। ठीक है, देखिए गिरमिटिया मजदूर क्या था बच्चा, इसको कछुआ मजदूर कहा है। ठीक है, देखो सर जिस तरह से अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग आसपास देखते हैं कोई भी अरबियन कंट्री इंडिया से क्या करते हैं, मजदूरों को एक कॉन्ट्रैक्ट में क्या करते हैं, ले जाते हैं, उसको वीज़ा देते हैं, उनको क्या करते हैं 2 साल के लिए 3 साल के लिए उनको ले जाते हैं, उनको एक फिक्स सैलरी होता है, ये सर नो। अब वो 2-3 साल तक इंडिया नहीं आ सकते जब तक उनका मतलब उसका ड्यूटी का वक्त पूरा ना हो जाए। वैसे अंग्रेज ज़माने में गिरमिटिया मजदूर हुआ करते थे। ठीक है, इनको एक जो है समझौता के द्वारा, यानी कि एक उनको जो है एग्रीमेंट होता था, उसके द्वारा क्या है, और कुछ समय के लिए क्या करते थे, वो नए देश में जाके वो काम करते थे अंग्रेज के द्वारा में। ठीक है, ओके, कोई परेशानी। और द गिरमिटियम लेबर, गिरमिटियम लेबर कौन है, इसका भी आंसर वही है, वो भी क्या एक बॉन्डेड लेबर थे, जो क्या करते थे कॉन्ट्रैक्ट में एक मालिक के अंदर में कुछ अमाउंट के लिए कुछ टाइम के लिए क्या करते थे, काम करते थे नए कंट्री में। ठीक है बच्चे, ये थे गिरमिटियम। इस नदी परियोजनाओं से होने वाले 2 हानियों के बारे में बताइए। बहुउद्देश्य नदी परियोजना क्या होता है, बता रहे बेटा। सिंपल सी बात, बहुउद्देश्य परियोजना मतलब होता है नदी में डैम बनाना। अब डैम बनाने की आवश्यकता होता है, सपोज मानिए यहाँ पे गाँव है, ठीक है, यहाँ पे एक गांव है, ठीक है, ऊंचा है, और यहाँ से जो है नदी आ रही है। ठीक है, यहाँ पे एक नीचे एक गांव है। ठीक है, अब यहाँ पे जो बारिश हुई तो यहाँ का पानी जो है, यहाँ का नदी आके पूरा यहाँ पे चला गया, फिर ये बहते हुए बाहर निकल गया। ठीक है, तो एक प्रकार से जो क्या होता है सर, जो बारिश का पानी को ये सेव नहीं कर पाए। ठीक है, तो बहुत उद्देश्य परियोजना से क्या होता है सर, हम डैम बनाते हैं जिसमें क्या करते हैं, उस ऊंचे क्षेत्र में हम लोग क्या करते हैं, पानी को सेव कर लेते हैं और उसको भविष्य में यानी फ्यूचर हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुउद्देश्य परियोजना से जो जो नुकसान होते हैं वो बता रहे हैं सर। इसमें बहुउद्देश्य परियोजना से जो है इसका जो है भारी नुकसान होता है, खासकर वहाँ के जो है लोकल लोग, स्थानीय लोगों को जो है बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। वहाँ के गरीब लोगों को उसको विस्थापन करना पड़ता है, यानी कि इस जगह को छोड़ के नई जगह पे जाना पड़ता है। वहाँ के अपने लोगों को जो है, लोकल लोगों को अपनी ज़मीन, अपना जो है जो भी रोज़गार था उनको छोड़ना पड़ता है। जो भी उनका जो है उस जो भी उनके पास संसाधन था, जो भी उनके नियंत्रण में, सभी को देश के बेहतरी के लिए क्या करना पड़ता है, त्याग देना पड़ता है, यानी उसको छोड़ देना पड़ता है। ठीक है, कुर्बानी देना पड़ता है। बहुउद्देश्य परियोजना का नुकसान हमारे पर्यावरण में भी होता है, इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित करते, नुकसान करता है। जब हम लोग बांध का निर्माण करते हैं, डैम का निर्माण करते हैं, तो बहुत भारी पैमाने पे जंगलों को, पेड़ों को काटते हैं, जिससे हमारा पर्यावरण बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। हमारा ग्लोबल वार्मिंग, टेम्परेचर बढ़ता है, जंगल हमारा चला जाता है, फ्रेश एयर नहीं मिलती, समझ रहे ना, ऑक्सीजन की कमी होती है। यहाँ तक कि हम लोग खेतों को भी हम ये करते हैं, तो खेती योग्य जो हमारा भूमि होता है सर, वो भी क्या होता है, हमारा ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो इससे ये नुकसान होता है। इंग्लिश में डिसएडवांटेज बताना है मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट का। ठीक है, ऊपर आप लोग समझ चुके होंगे। आपको इसमें क्या होता है सर, किसी नदी में डैम बनाना है। ठीक है, इससे ये नुकसान होता है कि जब ये प्रोजेक्ट के कारण, इसके कारण क्या होता है, लोगों को, यहाँ के लोकल लोगों को डिस्प्लेसमेंट करना पड़ता है, यानी यहाँ का जगह को छोड़ना पड़ता है। किसमें, लार्ज स्केल में, कितनी बड़े पैमाने में, लार्ज स्केल में उनको अपनी जगह छोड़ना पड़ता है। अब लोकल पीपल को गिव अप करना पड़ता है, उसका अपने ज़मीन को छोड़ना पड़ता है, जो जगह जहाँ पे वो रहते थे उसको छोड़ना पड़ता है, जितने भी उसके अटैचमेंट, जितने कंट्रोल में उसके जितने रिसोर्स थे, सब को जो है देश के बेहतरी के लिए छोड़ना पड़ता है। मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट जो है साथ में इन्वायरमेंट को भी बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। इसके जो हम जब बड़े डैम बनाते हैं, इससे बहुत सारे जो है हमारा जो है डिफोरेस्टेशन होता है, यानी जंगलों का कटाई होता है, जिससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा जो है नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है हमारे इन्वायरमेंट को। ठीक है, बहुत ज़्यादा नुकसान करता है हमारे इन्वायरमेंट को। ठीक है बच्चे, प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन कह रहा है खनिज क्या है। बेटा हम लोग सब जानते हैं खनिज क्या होता है, जमीन को कोड़कर या पहाड़ों को कोड़कर उसके अंदर से जो कीमती चीज़ हम निकालते हैं, कीमती पदार्थ जो निकालते हैं, जैसे कोयला निकलता है, जैसे हम लोग का लोहा निकलता है, यानी लोहा ऐश निकलता है, बॉक्साइट निकलता है, अभ्रक निकलता है, ये सारे क्या है, ये प्रकृति द्वारा दी गई है, और ये ज़मीनों से या फिर पहाड़ों के पत्थरों से
को कोड़ कर हम लोग निकालते हैं। खनिज क्या है, एक प्राकृतिक रासायनिक यौगिक है, मतलब ये कहना चाहता है यौगिक वो होता है जो एक ही तरह का पदार्थ से बना होता है, मतलब ये कुदरती एक ही तरह का पदार्थ होता है। इसके संघटक संरचना समरूप समान होती है, यानी इसके जितने भी अंश होते हैं और जितनी भी इसकी संरचनाएं होते हैं सभी समरूप होते हैं, हमेशा सब क्या बड़ा सेम होते हैं। ठीक है, इनके पत्थरों और लौह अयस्क जो अयस्क होते हैं, जो पहला जो निकलता है जो मट्टी के रूप में, उसको अयस्क कहते हैं। ठीक है, और इनकी जो है ये बनता कहाँ है, इसकी उत्पत्ति भूगर्भ होती है, यानी जमीन के अंदर। ठीक है, और ये भौगोलिक प्रक्रियाओं के द्वारा हुए। आप लोग पहले जान चुके हैं कि पहले क्या हो, लाखों साल पहले सुनामी भूकंप आया था और जितनी भी जो है जो वनस्पति या जानवर थे वो जमीन के अंदर दब गए, और भूमि के जो है अधिक टेम्परेचर ताप के कारण और दाब के कारण ये क्या हो गए, जो है नेचुरल जो है आपका जो है मिनरल्स में यानी कि खनिज में हुए क्या हो, चेंज हो गए। ठीक है, वैसे रिसोर्स नेचुरल रिसोर्स है, कुदरती रिसोर्स है, संसाधन है, जिसको हम लोग पत्थरों से यानी कि चट्टानों से हम लोग क्या करते हैं, हासिल करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, नया क्वेश्चन यहाँ पे है, सांप्रदायिकता क्या है। बच्चों बहुत आसान है। देखो बच्चा, सांप्रदायिकता मतलब ये होता है कि अपने धर्म से मोहब्बत करना और दूसरे धर्म से नफरत करना, यही सांप्रदायिकता कहता है। चलिए इसको देखते हैं हम लोग। इसका मतलब ये होता है, इसका अर्थ ये होता है कि अपने संप्रदाय यानी कि अपने धर्म के प्रति जो है मोहब्बत रखना और दूसरे के लिए नफरत रखना, घृणा रखना। ठीक है, दूसरे शब्द को सेम लिख दिया कि अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ समझ, सबसे ऊपर समझना, और दूसरे धर्म से प्रति क्या करना है, घृणा रखना, उसको नीचा समझना। ठीक है बच्चा, बहुत आसान है। कम्युनलिज्म का मतलब क्या होता है, क्या है कि वंस रीजन से क्या करना, लव करना यानी मोहब्बत करना, और दूसरे से क्या करना, हेट करना। ठीक है, दूसरे वर्ड में ये बोल रहा है कि अपने धर्म को क्या करना, अदर रीजन से क्या करना, और क्या करना, सुपीरियर समझना। ठीक है, समझ रखने आ रहा, मतलब कि अपने धर्म को सबसे ऊपर समझेंगे, दूसरे धर्म को सबसे नीचे समझेंगे, यही क्या है, कम्युनलिज्म होता है। प्यारे बच्चों, यहाँ पे नया क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है कि नारीवादी आंदोलन क्या है, इसे क्या समझते हैं। बेटा बहुत आसान है, देखो पुरुष और महिलाओं के लिए इक्वलिटी, बराबरी के लिए क्या करना, बराबर अवसर के लिए जो आंदोलन चलाया जाता है उसको कहते हैं नारीवादी। वह आंदोलन होते हैं जो पुरुष और महिलाओं के समान अधिकारों के लिए, सब बराबर दोनों के समान अवसरों के लिए, समान अधिकारों के लिए उसके पक्ष चलाए जाते हैं, उसको कहते हैं नारीवादी आंदोलन। ठीक है, फेमिनिस्ट मूवमेंट, फेमिनिस्ट मूवमेंट से आप क्या समझते हैं। बेटा बहुत ही आसान है, फेमिनिस्ट मूवमेंट क्या होता है, वैसा मूवमेंट है जो क्या करता है, मेन और वुमेन दोनों के फेवर में इक्वल राइट और अपॉर्चुनिटी के लिए चलाया जाता है। यानी एक ऐसा मूवमेंट है जो लड़का और लड़की, महिलाएं और पुरुष दोनों के अधिकारों और दोनों के लिए जो है इक्वलिटी के लिए चलाया जाता है, दोनों के सेम और बराबर अपॉर्चुनिटी के लिए चलाया जाता है, उसे कहते हैं हम लोग फेमिनिस्ट मूवमेंट। प्यारे बच्चों देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, साक्षरता दर को परिभाषित करें। बेटा देखता है 7 वर्ष और इससे जो बड़े होते हैं, ठीक है, वो लोग साक्षर मतलब पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन को जनसंख्या से क्या करना, अनुपात करना, यानी कि डिवाइड करना, भागा करना, यही क्या कहलाता है, साक्षरता दर से के नाम से जाना जाता है। ठीक है, लिटरेसी रेट बताना है आपको सर, बहुत ही आसान है। ये क्या बोल रहा है, ये प्रोपोर्शन है, यानी कि ये रेशियो है, अनुपात है, यानी डिवाइड है किसका सर, लिटरेट पॉपुलेशन का, यानी पढ़े लिखे पॉपुलेशन का, किससे सर, आपका 7 साल के उम्र से बड़े लोगों का। ये जो हिंदी में है वही इंग्लिश है। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ बोल रहा है विश्व व्यापार संगठन WTO का 2 काम बताना है। बता देखो WTO क्या होता है, ये क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है, यानी कि पूरी दुनिया में जितने भी व्यापार हो रहे हैं उनका ये ऑर्गेनाइजेशन है, यही देखरेख करता है। इनका काम ये है कि जो भी व्यापार समझौता होता है उसको इम्प्लीमेंट करना, उसको पूरा करवाना, समझ रहा कि नहीं आ रहा, जो भी उन लोगों के बीच में एग्रीमेंट होता है सबको पूरा करवाना। ठीक है, हर एक चीज़। ठीक है, कई देशों के बीच में क्या है, वो एक मंच देता है, यानी कि टेबल देता है जहाँ पे बैठकर वो क्या करते हैं, लोग आपस में जो है व्यापार कर सकते हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का WTO बताना है सर, ये क्या करता है, जितनी भी रिसोर्स संसाधन होता है सर, इसको ये सुनिश्चित करवाता है इस्तेमाल करने के लिए। ठीक है, और ये इंटरनेशनल ट्रेड को क्या करता है सर, ये बढ़ावा देता है, जो भी बीच में बाधाएं है उसको पूरा क्या करता है, ख़त्म करके। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, जलियांवाला बाग हत्याकांड को हम लोग को क्या नोट्स लेना है। बच्चे जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में शॉर्ट में बता देता हूँ। ये बच्चे
जब रॉलेट एक्ट हमारे देश में लाया गया, यानी ऐसा कानून जिसमें जो है किसी भी भारतीय को अगर देश की आज़ादी के लिए वो कोई भी रणनीति बनाते हैं, मीटिंग करते हैं और उस पर किसी भी नागरिक को अगर अंग्रेज सरकार को शक होगा तो उस व्यक्ति को गिरफ्तार करके 2 साल के लिए जेल में बंद कर सकता था। और इसमें ना ही उसके पास वकील का, ना ही अपील का, ना ही दलील का कोई अधिकार नहीं था, ठीक है। कोई ट्रायल नहीं कर सकता था वो, ठीक है। ये बहुत ही काला कानून था जिससे हमारा आज़ादी का लड़ाई जो है मतलब इसका मकसद ये था कि आज़ादी का लड़ाई, हम लोग फ्रीडम फाइटर्स थे, सबको वो क्या करना, लगाम लगाना चाह रहे थे। लेकिन क्या हुआ सर, ऐसा जो है बर्दाश्त के बाहर था। तो गांधी जी ने और क्या कई लोगों ने मिल के जो है विरोध करना शुरू किया। तो इसी के बाद जो है विरोध हो रहा था तो गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था। फिर ये क्या हुआ, आपका 13 अप्रैल का दिन जो है वैसाखी पर्व में अमृतसर में जलियांवाला बाग का एक जगह है, एक बाग है, वहाँ पे जो है एक जनसभा हो रहा था। यानी कई लोग जमा होकर वहाँ पे लोग जो है इस खिलाफ, अंग्रेज सरकार के खिलाफ जो है नई योजनाएं बना रहे थे, ठीक है, ताकि हमारा देश आज़ाद हो सके। विरोध प्रदर्शन करना चाह रहे थे। अचानक क्या हुआ सर, अमृतसर में जो है एक जो है जनरल डायर थे, जो सैनिक प्रशासक थे, उन्होंने इस सभा को क्या कर दिया, अवैध यानी इलीगल घोषित कर दिया, ठीक है। और क्या किया उन्होंने, वहाँ पे जो है पहुँचे अपने सैनिकों के साथ और वो गोली चलाना शुरू कर दिया। इससे कई सैकड़ों लोगों का क्या हुआ, वहाँ पे मौत हो गया, ठीक है। और इसके बाद क्या है सर, ये वो तो एक तरह से यहाँ पे इतना इतना बड़ा हत्याकांड हो गया। और इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, वहाँ पे एक जो है हंटर आयोग बनाया, डायर को क्या बहुत सारे प्राइज़ दिया, बहुत सारे सामान दिया। फिर क्या हुआ सर, गांधी जी से बहुत गुस्सा हो गए और असहयोग हो गया और उन्होंने क्या निश्चय लिया कि अब वो असहयोग आंदोलन चलाएंगे। इसके बाद असहयोग आंदोलन चला है, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट चला है। इसके बारे में आपको मैं बताऊंगा आगे, ठीक है। और ये बता रहे इस लाइन पे कि ये इतिहास का सबसे दर्दनाक जो है आपका जो है घटना है, जलियांवाला बाग हत्याकांड। इंग्लिश देख लेते हैं सर। 13 अप्रैल का दिन जो है बहुत सारे पीपल जो है एक क्लोज स्पेस वाले, मतलब जलियांवाला बाग जो है 3 तरह से घिरा हुआ था, उस स्पेस में वो लोग जमा हुए थे। और वो लोग नहीं जान रहे थे कि मार्शल लॉ लगा हुआ है आपका अमृतसर सिटी में, ठीक है। जनरल डायर क्या करता है, वो कमांडर है, वो क्या करता है, अपने छोटे से जो है आपका जो है मिलिट्री फोर्स के साथ आता है और वो एग्जिस्ट पॉइंट को क्या करता है, बंद कर देता है और सीधा वो क्या करता है, गोली चलाना शुरू कर देता है, ठीक है। जिससे बहुत सारे जो है इनोसेंट जो सिटीजन थे वहाँ पे, जिसमें जो है औरतें भी है, बच्चे भी है, क्या हो गया, 100 से ज़्यादा लोगों का वहाँ पे सैकड़ों का मौत हो गया, ठीक है। ये था जलियांवाला बाग हत्याकांड। अरे बच्चों, क्वेश्चन 40 में आते हैं, ब्रेटन वुड्स समझौते से का क्या अर्थ है, यानी कि ब्रेटन वुड्स जो समझौता हुआ था, एग्रीमेंट हुआ था, उसका क्या मतलब है आपको बताना है। बच्चों देखो, सेकंड वर्ल्ड वार के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूरे देश का इकोनॉमी गिर चुका था। इसको फिर से पटरी में लाने के लिए अमेरिका के साथ जो है 44 और कंट्री मिलकर जो है इस समझौता किए थे, ठीक है। और इससे बहुत ज़्यादा कामयाबी मिला था, इससे कई फायदे भी हुए थे, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है जो भी पूरे दुनिया में जो है अर्थव्यवस्था गिर चुकी थी, उसको बनाए रखने के लिए, उसको पटरी में लाने के लिए 1944 में अमेरिका में ब्रेटन वुड्स समझौता हुआ। इसका मकसद ये था कि जो भी हमारा जो दुनिया में जो आर्थिक स्थिरता जो हो गई है उसको फिर से रोजगार के रूप में देना दुनिया को, ठीक है। इसका मकसद ये था कि युद्ध से पूर्व या युद्ध के दौरान जितने भी घाटा हो उसको निपटने के लिए नया मुद्रा कोष यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF बनाना। और साथ में इन्होंने क्या किया था, एक और बनाने के लिए एक नया बैंक बनाया था जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग विश्व बैंक के रूप से हम लोग जानते हैं। इस प्रकार ब्रेटन वुड्स समझौता के अंतर्गत क्या हुआ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF और वर्ल्ड बैंक हमें के द्वारा हमें क्या किया, पूरे दुनिया का जो है अर्थव्यवस्था को सुधारने का कोशिश किया, ठीक है। ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट जो है वो वर्ल्ड पावर्स के बीच में, यानी कि और सिर्फ और भी 44 कंट्री थे, सब मिल के लोगों ने क्या 1944 को साइन किया। इसका ये जो है एक कॉन्फ्रेंस जो है USA में हुआ, हेमिस्फीयर में। और इससे ये फ़ायदा हुआ कि इन्होंने इस्टेब्लिश किया इंटरनेशनल IMF और साथ में वर्ल्ड बैंक को भी क्या उन्होंने क्या किया, इस्टेब्लिश कर लिया। किस लिए किया, ताकि जो है ये एम्प्लॉयमेंट दे। और बच्चों जानते ये दोनों इंस्टीट्यूशन यानी कि IMF और वर्ल्ड बैंक अभी तक जो है 1947 जो शुरू हुआ अभी तक कंटिन्यू आज के डेट तक वो चल रहा है, ठीक है। इसके जो है सिस्टम में क्या था,
बहुत सारे नेशन का करेंसीज थे, ठीक है, और सबका फिक्स आपका एक्सचेंज रेट भी था और सभी डॉलर से जुड़े हुए थे, ठीक है। ये सिस्टम, ये दोनों से इतना बेनिफिट हुआ, बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुआ, मतलब कि अद्भुत आपका जो है ग्रोथ हुआ, कम बहुत ज़्यादा हुआ। वेस्टर्न इंडस्ट्री में जो है जैसे जापान में बहुत ज़्यादा विकास हुआ, ठीक है। ये पूरे वर्ल्ड के लिए जो है टेक्नोलॉजी को फैला दिया, बहुत बहुत इससे बेनिफिट हुआ, ठीक है। भारत में लौह अयस्क के किन्हीं 3 वितरण क्षेत्र नाम बताइए, 3 क्षेत्र का ही नाम बताना आपको, ठीक है, जो भारत में जो है निकलता है जहाँ से लोहा। देखिए यहाँ पे क्या है बता रहे बच्चे कि इस पूरे संसार में जो है ना 20% लोहा जो है वो भारत देता है, भंडारण जो है भारत के पास है। और भारत में बात करेंगे तो 95% ये राज्यों से निकलता है, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, उड़ीसा से, गोवा से और कर्नाटक से। बाकी 5% निकलता है अन्य राज्यों से, ठीक है। तो हमें 3 राज्य का जिक्र करना है, ठीक है। तो हम लोग छत्तीसगढ़ का जिक्र करेंगे, झारखंड का, उड़ीसा का, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में कहाँ निकलता है सर? छत्तीसगढ़ से निकलता है हमको बस्तर से, दांतेवाड़ा से, ठीक है, यहाँ पे लोहा ज़्यादा निकलता है। और कौन निकलता है सर ज़्यादा छत्तीसगढ़ से? यहाँ हेमेटाइट किस्म का लोहा ज़्यादा निकलता है। और यहाँ बस्तर जिला का जिक्र कर रहा है कि बस्तर जिला में बैलाडीहा और राव घाट, ये जो है प्रमुख जो है इस जिला के अंदर में ये जो क्षेत्र है जहाँ से लोहा ज़्यादा निकलता है। झारखंड में बात करेंगे तो झारखंड में अपना जो है पश्चिम और पूर्वी सिंहभूम जिला में लोहा अयस्क बहुत ज़्यादा मिलता है। यहाँ पे कहाँ मिलता है सर? गोवा में मिलता है, नुआ मंडी मिलता है, ठीक है। उड़ीसा स्टेट का बात करेंगे तो सुंदरगढ़, क्योंझर और मयूरभंज जिले में क्या है लोहा का उत्पादन ज़्यादा होता है, ठीक है। कर्नाटक में क्या है कर्नाटक में अगर हम लोग बात यहाँ पे देखिए दो राज्य का और जिक्र कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे चकमंगलूर जिला के बाबू बदन पहाड़ी से और कुद्रेमुख और कालाहांडी क्षेत्र प्रमुख है, यहाँ पे निकलता है। उसके अलावा बेलारी, चित्रदुर्ग, शिमोगा, तुमकुर जिला से भी क्या कहते हैं सर हम लोग कर्नाटक के जिला से हम लोग निकालते हैं हम लोग लोहा। गोवा में बात करेंगे तो गोवा का उत्तरी भाग से लोहा मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका भारत के 5 राज्यों का यहाँ पे जिक्र हो गया जहाँ से लोहा आपका निकलता है, ठीक है। नेम द 3 डिस्ट्रीब्यूशन एरिया ऑफ द आयरन ओर इन इंडिया। मैं हिंदी में बता चुका हूँ, फिर से मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ। आप चाहे ऊपर वाला वीडियो हिंदी वीडियो देख लीजिएगा सर, दोनों सेम है। बच्चे क्वेश्चन 42 में लोग आते हैं, इसमें बता रहा है कृषि आधारित उद्योग और खनिज आधारित उद्योग में क्या अंतर होता है वो बताना है। कृषि आधारित उद्योग उसको बोलते हैं जिसमें पशुपालन से या फिर कृषि से रिलेटिव होता है, ठीक है। और कृषि आधारित में क्या होगा, जो कच्चा हम लोग का जो सामान माल होगा वो तो या तो जंतु होगा या फिर आपका पेड़ पौधे यानी वनस्पति होगा, ठीक है। तो जंतु से हमको क्या मिलेगा सर? देखिए हम लोग ऊनी वस्त्र मिलेगा, हमें रेशम वस्त्र मिलेगा, समझ गए ना। और वनस्पति से क्या मिलेगा? सूती वस्त्र मिलेगा यानी कॉटन मिलेगा, पटसन मिलेगा, चीनी मिलेगा, चाय मिलेगा, कॉफ़ी मिलेगा। ये सारे जो है आपका ये कृषि आधारित है, ठीक है। तो बहुत आसान है, देख लीजिएगा आपको, ठीक है। वनस्पति आधारित वो होते हैं जो क्या आता है, जो खनिज के अयस्कों से के आधारित होते हैं। वहाँ पे कच्चा माल कौन होगा सर? खनिज अयस्क, ठीक है। यानी जो लोहा होता है वो सब, अभ्रक हो गया, बॉक्साइड हो गया, वो सब, ठीक है। तो लोहा और इस्पात जो है इसमें जो एग्जांपल है कि लोहा, इस्पात, सीमेंट, एल्युमिनियम, मशीन का औजार, ये सारे जो है खनिज आधारित उद्योग में आते हैं, ठीक है। 42 में डिफरेंट बताना आपको, ठीक है। एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री के बारे में बताना है। इन लोग दोनों में आपको डिफरेंट बताना है, दोनों में अंतर, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, एग्रीकल्चर बेस्ड आपका इंडस्ट्री उसे कहते हैं जिसका रॉ मटेरियल यानी कच्चे सामान क्या होता है सर? वो या तो एनिमल होता है या फिर प्लांट होता है, ठीक है। जैसे कॉटन क्या हुआ, ये किससे निकलता है सर? ये प्लांट से निकलता है, ठीक है। शुगर किससे निकलता है? प्लांट से, यानी कि शुगर केन से, ठीक है। लेदर ये जानवर से निकलता है बच्चे, ठीक है। डेयरी ये भी जानवर से आता है, समझ में आ गया ना। जो एनिमल और आपका जो है एग्रीकल्चर यानी प्लांट से रिलेटिव होता है उसको कहते हैं एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री, ठीक है। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री किसे कहते हैं?
यानी कि जो ओर्स हम निकालते हैं, जो मिनरल्स हम लोग निकालते हैं ना ज़मीन से, उसी से रिलेटिव होता है। इसका रॉ मटेरियल तब कौन होगा सर? इनका रॉ मटेरियल कौन होगा? ओर्स होगा, मिनरल्स और होगा, ठीक है। जैसे बहुत से प्रोडक्ट हम लोग का इंडस्ट्री में हम लोग देखें, इसमें क्या क्या होगा? इसमें आयरन होगा, स्टील होगा, या फिर जो लोहा से बने हुए जितने भी सामान होते हैं वो सारे इस इंडस्ट्री में आते हैं, ठीक है। लोकतंत्र को चुनौती देने वाले दो व्यवस्थाओं को बताइए जिससे लोकतंत्र का नुकसान हो रहा है, ठीक है बच्चे। ऐसे तो कई बहुत सारे वजह है, जिसमें से अभी यहाँ पे दो आपको यहाँ पे हिंदी में और दो इसके अलावा इंग्लिश में देखा दिया हुआ है, उसको भी देख लीजिएगा आप लोग ना। तो देखिए सबसे पहले दिया है राजनीतिक में अपराधीकरण। बच्चे हम देख रहे हैं आए दिन जो है हम देख रहे हैं सांसद या विधानसभाओं में जितने भी हम लोग के नेता बन के आ रहे हैं, जनप्रतिनिधि बन के आ रहे हैं, चाहे विधायक सांसद हो, वो आपराधिक प्रवृत्ति के होते हैं, यानी उसका जो है चरित्र जो है वो आपराधिक होता है, ठीक है। इसका संख्या बढ़ती जा रही है, जिससे शासन में को सुचारू रूप से चलाने में बहुत कठिनाई हो रही है सर। जैसे लोग रहेंगे वैसे ना काम होगा सर। आप जो है बैठा देंगे आपराधिक गतिविधियों के लोगों का, सोचेंगे कि एकदम बढ़िया से काम हो, नहीं ना काम होगा सर। दूसरा हम देखते हैं सर उग्रवाद, जिसको हम लोग नक्सलवाद भी कहते हैं सर। इसके जो है चपेट में कई राज्य आ रहे हैं। इससे देश का अंतर्गत मतलब कि जो है जो उग्रवादी जो घटनाएं वो घट रही है। और जिससे देखते हैं इंग्लिश में, इसमें हम लोग को सेम क्वेश्चन है, दो चैलेंज बताना है, ठीक है। इसमें भी जो डेमोक्रेसी को क्या करता है सर? प्रभावित करता है, ठीक है। देखिए बाबू दो मेजर प्रॉब्लम है, कम्युनिज्म है, एक कास्टिज्म में अनटचेबिलिटी है। ये दोनों प्रॉब्लम जो है बहुत ज़्यादा जो है डेमोक्रेसी को प्रभावित करता है। दो समुदाय, दो जात के बीच में नफरत पैदा करता है। कम्युनलिज्म बेटा क्या होता है? लोग जो है आपस में कंपेयर करते हैं कि मेरा धर्म अच्छा है, तुम्हारा धर्म बुरा है। अपने वो एक धर्म अपने धर्म से मोहब्बत कर, दूसरे धर्म से क्या करते हैं? नफरत करते हैं। इससे क्या पैदा होता है सर? इससे लोगों के दिल में नफरत और घृणा पैदा होता है, जिसके कारण क्या होता है? राइट्स और डिसऑर्डर सिस्टम वहाँ पे पैदा होता है सर, ठीक है। इसके अलावा सर क्या होता है यहाँ पे मतभेद पैदा हो जाता है सर, ठीक है, जिससे क्या राष्ट्र एकता प्रभावित होता है, समझे सर। इसके कारण कम्युनिज्म कास्टिज्म जो है सर वो जन्म देता है सर अनटचेबिलिटी को, यानी कि जातिवाद जो है वो जन्म देता है सर आपको छुआछूत को सर। इसमें क्या होता है? उच्च जात के लोग नीच जात से क्या करते हैं? उसे घृणा करते हैं सर, ठीक है। एक उच्च जात नीच जात फीलिंग को क्या करता है? पैदा करता है सर, जो क्या डेमोक्रेसी का फीलिंग से जो है इसके अगेंस्ट है सर। ये डेमोक्रेसी का विरुद्ध है। डेमोक्रेसी बोलता है कि सर नीच जात उच्च जात कोई भी धर्म आपस में क्या है? सब में समानता है, सब में इक्वलिटी है, कोई किसी से बड़ा नहीं है, कोई किसी से छोटा नहीं है सर। तो ये जो है डेमोक्रेसी को ये दो कारण क्या करते हैं? नुकसान करता है, प्रभावित करता है, ठीक है। चलिए हम लोग समझते हैं इसको। ये बोल रहा है कि बहुदलीय व्यवस्था को संक्षेप में लिखें। बहुदलीय व्यवस्था को बच्चे हम लोग मल्टी पार्टी सिस्टम भी कहते हैं, मल्टी पार्टी सिस्टम कहते हैं। दोनों को समझिएगा, एक साथ समझाने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग को। बच्चे देखिए हमारे देश में जो है प्रधानमंत्री होता है, ठीक है, और प्रधानमंत्री बनने के लिए जो है लोकसभा इलेक्शन होता है, और लोकसभा इलेक्शन में जो है सांसद यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीत कर आते हैं, जिसको हम लोग एमपी कहते हैं, ठीक है। और जिस पार्टी के पास एमपी की संख्या ज़्यादा होंगे, सांसदों की संख्या ज़्यादा होंगे सर, वही जो है केंद्र में सरकार बनाएगी, उसी का प्रधानमंत्री बनेगा। हमारे देश में अभी जो है बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो बीजेपी को हराने के लिए जो है अभी क्या हो रहा है सर? अभी इंडिया गठबंधन हुआ है, ठीक है। इंडिया गठबंधन किसे कहते हैं मैं बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इंडिया गठबंधन में जो है आप एक कांग्रेस है, आपका इधर से अब झारखंड बात है जेएमएम हो गया, आपका जो है समाजवादी पार्टी हो गया, आम आदमी पार्टी हो गया, ममता बनर्जी का पार्टी हो गया तृणमूल कांग्रेस, और कई पार्टी आपका जो है उधर ठाकरे का शिवसेना हो गया, वो पार्टी हो गया। कई पार्टी जो है आपका जो है पूरे इंडिया से जो है मिलकर इन्होंने किया गठबंधन बनाया, जिसको हम लोग अलायंस कहते हैं। गठबंधन मतलब अलायंस। और बहुदलीय जो है व्यवस्था या मल्टी पार्टी वो कहता है कि अगर दो पार्टी या दो से पार्टी मिलकर
गठबंधन कर लेती है, अलायंस कर लेती है, और उसके सांसदों की संख्या ज़्यादा हो, एमपीज़ का संख्या ज़्यादा हो, और वो जो है बहुमत हासिल कर लेती है, तो वो सरकार बना सकती है। तो वैसे सरकार बनाना, वैसे शासन व्यवस्था को ही कहते हैं बहुदलीय व्यवस्था। इसी को कहते हैं हम लोग मल्टी पार्टी सिस्टम कहते हैं। बच्चे समझ रख नहीं आ रहा। और देखिए यहाँ पे आपका जिक्र क्या है 2004 का, कि 2000, अभी मैंने आपको 2024 के इलेक्शन के बारे में बताया, ठीक है। 2004 के इलेक्शन में क्या है, इसी तरह से तीन जो है आप जो है आपका गठबंधन बना था। पहला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन बना था, जिसको इंग्लिश में बोले थे द नेशनल डेमोक्रेसी अलायंस बना था। उसके बाद जो है दूसरा बना था संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन बना था, द यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस बना था, ठीक है। और तीसरा जो है वाम मोर्चा बना था, ठीक है, जिसको लेफ्ट फ्रंट हम लोग मतलब इंग्लिश में बोले हैं वो, ठीक है। तो इस तरह से आपका जिक्र किया है कि जो भी इलेक्शन हो, ठीक है, और कई पार्टी मिलकर अगर सरकार बनाने की कोशिश करती है, बहु इलेक्शन लड़ती है और बहुमत लाती है और सरकार बनाती है, तो वैसी व्यवस्था, वैसे सरकार को हम लोग बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं, मल्टी पार्टी सिस्टम कहते हैं। ओके, अभी हम लोग देखते हैं झारखंड में, देख सकते हैं हम लोग सर, झारखंड में गवर्नमेंट बना हुआ है अभी जेएमएम का और कांग्रेस का, ठीक है। ये भी क्या है बहुदलीय सिस्टम है सर, ठीक है। इसमें क्या है तीन पार्टी मिलकर जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी मिलकर क्या है आपका झारखंड में सरकार बनाई है। तो ये भी क्या है बहुदलीय व्यवस्था का एग्जाम्पल है, ठीक है। जब कई पार्टी मिलकर सरकार बनाती है उसे कहते हैं हम लोग बहुदलीय व्यवस्था, मल्टी पार्टी सिस्टम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, ऋण की किन्हीं तीन शर्तों का उल्लेख करें। ऋण का मतलब ये होता है जो हम बैंक से कर्ज लेते हैं उसी को ऋण कहते हैं बेटा, ठीक है। इसको इंग्लिश में लोन भी कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले जान लीजिए इसका आंसर आप लोग पॉइंट में लिखेंगे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, बस 3 पॉइंट लिखना है, ठीक है। तो ऋण के जो है तीन शर्तों को बहुत आसान है। सबसे पहले लिख दीजिएगा ब्याज दर, ठीक है। दूसरा जो है जो कर्जदाता है, ठीक है, उसका कागजात, और तीसरा भुगतान करने का तरीका। बस इसका आंसर हो गया। जो देखिए क्वेश्चन नंबर 45 इंग्लिश बता रहे हैं आपको, मेंशन 3 कंडीशन ऑफ लोन। जो हम बैंक से कर्ज ले रहे हैं उसका 3 कंडीशन बताना है। ऊपर इंग्लिश हिंदी में बता चुके हैं। वैसे ही आप क्या करेंगे, इसको भी नंबरिंग में लिखेंगे। सबसे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, यानी किस रेट में आपको वो लोन देने वाला है। डॉक्यूमेंटेशन, जो रिक्वायरमेंट, जो डॉक्यूमेंट ज़रूरत होता है वो आपका जो होगा वो डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करेंगे। तीसरा मोड ऑफ पेमेंट, आप किस पेमेंट से जो है आप जो है लोन चुकाएंगे, ठीक है। ये 3 कंडीशन आपका है, इसको आप इसको लिख लेंगे। प्यारे बच्चे देखो 46 ऐसे बोल रहा, उपभोक्ता संरक्षण परिषद उपभोक्ताओं के लिए किस प्रकार मदद करता है। पहले समझिए क्या है बेटा, ये उपभोक्ता मतलब कस्टमर हो गया। आप भी कस्टमर है, मैं भी कस्टमर, यहाँ पे दुनिया में हर एक व्यक्ति जो है वो कस्टमर होता है। तो ये परिषद क्या है, ये काउंसिल क्या है, ये कस्टमरों के जो है हिफाजत के लिए बना हुआ है। बहुत सारे दुकानदार गलत तरीके से जो है कस्टमर को ठगते हैं, इसको बचाने के लिए ये जो है ये परिसर बनाया गया। इसका काम ये होता है, सबसे पहले मान लीजिए कोई आपको दुकानदार आपके साथ ठगी करता है, तो ये इसको मार्गदर्शन यानी गाइड करते हैं, ठीक है, कि अदालत में कैसे उसको उसके खिलाफ केस करना है, ठीक है। उसके अलावा ये क्या करते हैं, ये आपको विशेष रूप से क्या प्रतिनिधित्व करता है, मतलब विशेष रूप से वो क्या करता है, आपको गाइड करता है, लीड करता है, ठीक है। वो आपका लीडिंग भी करता है, ठीक है, कोर्ट में वो आपका लीडिंग भी करता है, ठीक है। उसके अलावा ये समय सेवी संगठन जनता को जागरूक पैदा करने के लिए गवर्नमेंट से आपका वित्तीय सहयोग भी प्राप्त करते हैं, ठीक है। आइए सर इंग्लिश देखते हैं 46 को। इसमें बोल रहा है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल जो है कंज्यूमर्स को किस तरह से जो है आपका जो है हेल्प करते हैं। बच्चे सेम टू सेम कस्टमर मतलब कंज्यूमर होता है, तो ये क्या करते हैं कंज्यूमर को, कस्टमर को क्या करते हैं गाइड करते हैं कि कैसे कोर्ट में कोई केस करना है। ये बहुत से ओकेशन में क्या करते हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं कस्टमर को, उनको लीड भी करते हैं, ठीक है, इंडिविजुअल, ठीक है। उसके अलावा ये जो बहुत सारे जो है आपका गवर्नमेंट से फाइनेंशियल सपोर्ट भी लेते हैं लोगों को अवेयर करने के लिए, ठीक है, जनता को अवेयर करने के लिए, ठीक है। 47 देखते हैं हम लोग, मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में क्या मदद की।
इंग्लिश में मुद्रण संस्कृति को कहते हैं हम लोग प्रिंट कल्चर। ये जो है आपका नेशनलिज्म को इंडिया में डेवलप करने में किस तरह से मदद की, वो देखिए। अभी जिस तरह से हमारे पास सोशल मीडिया है ना, सोशल मीडिया से दुनिया की कहीं कभी खबर हमारे पास पल भर में पहुंच जाता है। और उसके अलावा जो है सोशल मीडिया जो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है किसी के दिल में जो है देशभक्ति का भावना उत्पन्न करने के लिए या मोटिवेट करने के लिए। अभी हम लोग देखिए एग्ज़ाम का टाइम चल रहा है, तो हम लोग मोटिवेट होना चाहते हैं, तो हम लोग शॉर्ट देखते हैं, मोटिवेशनल शॉर्ट देखते हैं, ठीक है, रील्स देखते हैं। तो इससे क्या होता है, मोटिवेट होते हैं, पढ़ने में मन लगता है, ठीक है। उसी तरह से जो है मोटिवेशन की ज़रूरत था इंडियन पीपल्स को, ताकि वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ सके, एक हो सके। तो ये जो है मुद्रण संस्कृति यानी प्रिंट बहुत बड़ा रोल निभाया बच्चा, ठीक है। इसने क्या किया, जब मुद्रण संस्कृति यानी जब प्रिंट आ गया तो भारत में जो है ना नेशनलिज्म का जो है उदय हुआ, विकास हुआ, डेवलपमेंट हुआ, समग्र राइज हुआ, ठीक है। किसका, नेशनलिज्म का, ठीक है। यह बहुत पावरफुल शक्तिशाली माध्यम मीडियम बन गया, ठीक है। राष्ट्रवादी मतलब कि देशभक्ति जो है लोगों के अंदर में देशभक्ति का भावना पैदा करने के लिए, प्रसार करने के लिए यानी फैलाने के लिए, आधुनिक आर्थिक सामाजिक जितनी भी है पॉलिटिकल सारे विचार को जो है जन जन तक जो है पहुंचाने में जो है ये प्रिंट पहुंचा बहुत ज़्यादा हेल्प किया, ये विकास किया, ठीक है। प्रेस के माध्यम से जो भी हमारे जो ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स थे, जो राष्ट्रवादियाँ थे, अपने विचारों तक जन जन तक पहुंचाने लगे, क्योंकि वो अपने विचारों को जो भी वहाँ पे न्यूज़पेपर्स जो भी छपते थे, जो भी छपते थे प्रिंट के द्वारा, उसमें अपने विचारों को लिखने लगे। और वो पढ़ के हमारे देश के लोगों के अंदर में क्या हुआ, नई देशभक्ति पैदा होने लगी, नेशनलिज्म पैदा होने लगा, ठीक है। प्रिंट के द्वारा इतना ताकत हुआ कि बहुत सारे लेखक जैसे यहाँ पे थे, उन्होंने उपन्यास लिखा, देशभक्ति जो है गाने लिखे, ठीक है, जो जन जन तक पहुँचा और लोगों के अंदर जो है देशभक्ति का वो स्रोत बन गया, वो सोर्स बन गया नेशनलिज्म का, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा योगदान निभाया है, ठीक है। प्यारे बच्चों 48 देखते हैं हम लोग। ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय बुनकरों से सूती और रेशमी कपड़े नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या क्या किया, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है किस तरह से जो है इंश्योर हुआ रेगुलर सप्लाई कॉटन और मिल्क के लिए, ठीक है, किसे, फ्रॉम इंडियन वेवर से, ठीक है। चलिए इसका आंसर देखते हैं हम लोग, हिंदी वाले भी देख लेते हैं हम लोग, बहुत आसान लिखा हुआ हिंदी में। देखिए सर, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है कच्चा माल खरीदने के लिए, यानी कि जो बुनकरों थे उनसे खरीदने के लिए उनको जो है ना एडवांस के रूप में कर्ज दे दिया, ठीक है, पेशगी के लिए रूप में जो है कर्ज दे दिया, ठीक है। इस प्रकार बुनकर जो है ना वो कर्ज के जाल में फंस गए। अब कंपनी जो है एक गुमास्त रख लिया, उसका जो है एक तरह से कई मतलब कि अपने स्टाफ रख लिए जो क्या करते थे, कपास के उत्पादन और बुनकरों द्वारा बनाए गए रेशम कपड़ों की निगरानी करते थे। वो जाते थे, वो चेक करते थे कि वो जो है किस तरह से वो उत्पादन कर रहे हैं, बना रहे हैं, ठीक है, उसको चेक किया करते थे, ठीक है। और यहाँ तक कि वो देखते भी थे कि वो जो है यूरोपियन कंपनी या फिर कोई भारतीय कंपनी के लिए वो काम तो ही नहीं कर रहे हैं। तो ये काम था उनका गुमास्त का, ठीक है। गुमास्तों को सैलरी दिया जाता था और इस प्रकार जो है रेगुलर जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है कॉटन भी मिल रहा था और रेशमी कपड़े भी मिल रहे थे, ठीक है, बुनकरों के द्वारा, ठीक है। को डिस्कस करना है कि पॉलिटिकल पार्टी में जो भी कमियां हैं सर, उसको जो है सुधारने के लिए उपाय पे चर्चा करना है कि राजनीतिक दलों को सुधारने के लिए उपाय पे चर्चा कीजिए। तो प्यारे बच्चों हम देखते हैं सर, राजनीतिक पार्टी ही जो है वो क्या होते हैं, एक ऐसा मुख्य अंग है किसी भी प्रदेश के लिए या देश के लिए, क्योंकि वो क्या है सर, पॉलिटिकल पार्टी ही ना सर आजकल सरकार बनाती है। तो लोकतंत्र में जितना भी काम काज होता है, जितने भी राजनीतिक पॉलिटिकल काम होते हैं, वो सारे जो है डिपेंड करते हैं राजनीतिक पार्टी पे, ठीक है। लोकतंत्र में सबसे ज़्यादा प्रभावित पड़ता है अगर पॉलिटिकल पार्टी में गड़बड़ी होगी तो काम काज करने में लोगों को जो है बहुत परेशानी होती है। और लोग भी जो है ना
पॉलिटिकल पार्टी को ही दोषी ठहराती है, ठीक है। क्योंकि गवर्नमेंट चलाना, गवर्नमेंट बनाना, रूल रेगुलेशन, सारे सिस्टम, नए लॉ लाना, सब जो है पॉलिटिकल पार्टी जो है अपने इलेक्शन जीतने से, लड़ने से पहले वो वादा करती है, फिर बाद में जीतने के बाद वो सारे रूल को फॉलो, मतलब जो अपने वादा करते हैं उसको पूरा करते हैं। तो कुल मिलाकर पॉलिटिकल पार्टी ही सब कुछ होती है। लेकिन बच्चे अब यहाँ पे देखिए क्या होता है ना, सबसे बड़ा समस्या अभी यहाँ पे ये आ रहा है कि बहुत सारे विधायक, सांसद दल बदलू हो गए, ठीक है। क्या करते हैं, लड़ते हैं किसी और पार्टी से, और उसके बाद क्या करते हैं, कुछ पैसे का लालच में आके किसी और पार्टी में चले जाते हैं, ठीक है। अभी देखिए बिहार में, अभी हाल ही में हम लोग देख रहे हैं बिहार में क्या हुआ। बिहार में जो है नीतीश कुमार और आरजेडी की जो है सरकार थी, ठीक है। दोनों पार्टी मिलकर जो है अब सरकार बनाई हुई थी। अचानक ने नीतीश कुमार ने क्या कर दिया, सरकार गिरा दिया, यानी कि आरजेडी के साथ जो है गठबंधन तोड़ दिया, और फिर बीजेपी के साथ जाके मिलकर जिन्होंने सरकार बना दिया, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इससे जो है वहाँ पे जहाँ की सरकार, वहाँ पे अस्थिरता पैदा होती है, वहाँ पे जो है विकास में रुकावट पैदा होती है, ठीक है। क्योंकि फिर नया सरकार, नया मंत्रिमंडल, काम करने में बहुत सारा मुश्किलात होती है। इसी का नंबर यहाँ पे जो है दिया हुआ है कि विधायक और सांसद अगर दल बदलते हैं तो संविधान का संशोधन किया गया है कि नए कानून के अनुसार दल बदलने वाले सांसद विधायक को अपनी सीट गंवानी पड़ेगी। लेकिन ये इसको लागू करना भी बहुत ज़रूरी है, इसको मस्ट है। जिस तरह से अभी ईडी जिस तरह से काम कर रही है, वैसे इस कानून को भी काम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये इस पर काम नहीं हो रहा है, ठीक है। दूसरा जो है इसमें ये हाई कोर्ट ने ये निर्देश दिया सर कि जो भी चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार है उसको अपने संपत्ति और अपने खिलाफ जो भी चल रहा आपराधिक मामला, उसको जो भी वो शपथ पत्र देते हैं सर, उसमें उसको दिखाना जरूरी हो गया है, ठीक है। तीसरा सर, चुनाव आयोग ने आदेश दिया था कि जो भी दल है उसको अपना आय का कर का जो है रिटर्न भरना जरूरी है। तीसरा, चौथा यहाँ पर देखिए सर कि सर कोई पॉलिटिकल पार्टी को महिलाओं को भी जो है आगे बढ़ाने के लिए उनको टिकट दे। प्यारे बच्चों, हमें एक्सप्लेन करना है डिफरेंट बिटवीन, प्यारे बच्चों हमें इसमें एक्सप्लेन करना है कि डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट। यानी कि ऋण के लिए औपचारिक और अनौपचारिक स्रोत के बीच में अंतर करना है, ठीक है। यानी फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों में इसी में समझाता हूँ, ठीक है। देखिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा सर, फॉर्मल में क्या होता है, यानी औपचारिक में क्या होता है सर, ये जो है ना ये सरकार के द्वारा पंजीकृत हो, ये रजिस्टर होते हैं, जितनी जो है बैंक होते हैं वो सारे जो है ये फॉर्मल यानी कि आपका औपचारिक के अंदर में आते हैं, ठीक है। और इनफॉर्मल अनौपचारिक कौन होते हैं, जो छुटपुट व्यापारी होते हैं, कोई प्राइवेट कंपनी होते हैं जो लोन देते हैं, वो सब होते हैं, ठीक है। इनका निगरानी जो है यानी ऋण देने का जो औपचारिक स्रोत जो है कामकाज का नज़र भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रखती है। लेकिन इनफॉर्मल में कोई ऐसा नज़र रखने वाला नहीं है, वो प्राइवेट है, अपना वो कंपनी चलाती है, ठीक है। अगर हम लोग बात करेंगे औपचारिक का, फॉर्मल का, तो इसका उद्देश्य भी पैसा कमाना होता है, लाभ कमाना होता है, साथ साथ में वो समाज का कल्याण भी करते हैं। लेकिन अनौपचारिक यानी इनफॉर्मल का बात करेंगे तो उनका ये ऐसा उद्देश्य नहीं होता है, उनको सिर्फ और सिर्फ लाभ चाहिए, ठीक है, उनको सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट चाहिए। अगर हम बात करेंगे फॉर्मल का, औपचारिक का बात करेंगे तो इनका जो है ब्याज क्या होता है, कम होता है। लेकिन हम लोग इनफॉर्मल बात करेंगे अनौपचारिक का, तो उनका ब्याज का रेट बहुत ही ज़्यादा होता है, वो मनमानी ब्याज पे लोगों को क्या करते हैं, लोन देते हैं, ठीक है। जो मनचाहा शर्त होता है सर, ठीक है। तो कुल मिला के जो है फॉर्मल यानी कि आपका औपचारिक लोन जो है वो क्या होता है, लोगों के हित के लिए होता है, और अनौपचारिक इनफॉर्मल क्या होता है, वो लोगों के लिए बहुत ही जो है नुकसानदायक होता है, उससे कई प्रकार के लोगों को नुकसान होता है, ठीक है। जैसे हम लोग देखते हैं अभी हम लोग के पास आसपास जो है बहुत सारे कंपनी आ रहे हैं जो इंस्टेंट बहुत सारे लोन देते हैं, आपका जो है बहुत सारा जो आपका ऐप भी आ गए हैं सर, जो क्या करते हैं आपको वो लोन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जो बैंक नहीं होते, वो अलग प्राइवेट होते हैं वो सब, ठीक है। मनमानी वो आपको जो है वो आपको इंटरेस्ट लेते हैं, ठीक है। देंगे आपको 10,000 और वसूल करेंगे 13,000 रुपये, मतलब 3,000 रुपया, 4,000 रुपये, 5 रुपये एक्स्ट्रा वो टैक्स ले लेते हैं वो, ठीक है। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 51 में देखना है कि जो भी हमारे जो है भारत में पाए जाने जो मिट्टी है ना सर, उसको बारे में बोल रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबको याद करना है, जलोढ़ मृदा,
उसकी प्रॉपर्टी याद कर लेंगे, काली मृदा कैसी होती है, लाल मृदा कैसी होती है, लेटराइट मृदा कैसी होती है, वो सब आप जो है देख लेंगे। प्रवृत्ति या वनी मृदा इस तरह से क्या होता है ये सारा आप जो है देख लेंगे, ठीक है। मरुस्थलीय मृदा सब आपको पढ़ लेंगे, ठीक है। इस तरह से इंग्लिश में आप देख लीजिएगा सर, ठीक है। तो जितने भी आपका सॉइल है सारे सॉइल का जो है आपका टैब जो है देख लीजिएगा, थोड़ा थोड़ा उसके बारे में पढ़ लीजिएगा सर, ठीक है। और दिमाग में रख लीजिएगा और एग्ज़ाम में अगर आ जाए तो इसको लिखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। किस तरह से ये मिट्टी का प्रॉपर्टी होता है, क्या इसका गुण होता है, ठीक है। प्यारे बच्चों, अब आपको लास्ट क्वेश्चन 52 आपको एक मानचित्र दिया रहता है, मैप दिया रहता है। इसको आपको देखकर जो है जो मैप को देखकर आपको आंसर देना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए आपको क्वेश्चन दिया हुआ है जमशेदपुर लॉयस्क जो है ये जितनी जगह का नाम है ये सब आपको लिखना है। देखिए इसमें तो सोल्यूशन दिया हुआ है आपका, आप इसको देखकर याद कर लेंगे, ठीक है। ये सारा जो है इंग्लिश में भी देखिए यहाँ पे है, आपको इसको मैप को देखकर याद कर लेंगे, कौन कहाँ होता है इस मैप को याद कर लेंगे, ये कहाँ पे इसका क्या नाम है, ठीक है। इस तरह से ओके।